हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रखर क्लासेस में। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूं जो कि होगा क्या, क्लास 12th का वन शॉट, मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर, और ये प्योरली हिंदी मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम माध्यम के छात्रों के लिए। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान है और हमने चैप्टर कौन लिया है, जैव अणु लिया है, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म इसमें आएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका जो सामान्यतः देखा जाता है वो CxH2OI होता है। CxH2OI का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। इस अवधारणा पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पहला सूत्र आता है ये क्या आएगा, C6H12O6। ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, अब यहाँ पे C6 और H2O का 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, ये इस पे तो आ गया, ये सही है। चलो ठीक है, C12H22O11, ये आपका क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। क्या हो गया भैया, सुक्रोज हुआ। अब सुक्रोज की बात करें तो ये भी हो गया। ठीक है, दोनों हो गए। लेकिन अगर हम वहीं पर रेमनोज की बात करें, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका फार्मूला देखो C6H12O5। अगर हम इसको कर दे C6 तो H12 है, 5 दूना 10, 2 12 होगा, मतलब यहाँ पे ये फार्मूला वैलिड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए C5H12O4, H10O4, 2 डिऑक्सीराइबोज C5H10O4, तो यहां देखा जाएगा 4 दूना 8, 2 10, यानी ये भी इस फार्मूले पे वैलिड नहीं है। नहीं है तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, होगा, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से नहीं है। तो अब कुछ ऐसे भी हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, HCHO देखा जाएगा तो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मतलब CH2O, इसको लिख सकते हैं, हो गया ना, C1H2O1 हो गया इस पे। अब अगर इसको देखा जाए CH3COH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को, तो ये क्या हो जाएगा आपके भाई, C2 और 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H2O का होल 2 हो जाएगा, C2H2O का होल 2। देखो ये इस सूत्र पे आ गया। क्या यह भी कार्बोहाइड्रेट है, नहीं होगा। अब अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लैक्टिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो लैक्टिक अम्ल में ध्यान दीजिएगा कि लैक्टिक अम्ल में हमारा एक इस तरह से COOH ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो यहां पे ये कह रहा है कि इसका फार्मूला C3H6O3 है, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C3H2O का होल 3, 3 3 दूना 6, 3 1 कम 3, ये हो गया। लेकिन इसमें से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट कहोगे किसको, तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी, तो क्या बोलना है, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अभी ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट सभी को नहीं बोलना है, किसको बोलना है, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। यहां तक क्लियर। चलिए अब इनके वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो वर्गीकरण स्वाद के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए कि स्वाद के आधार पर अगर वर्गीकरण इनका होगा तो ये दो तरह के होंगे, पहला शर्करा और दूसरा अशर्करा। शर्करा क्या होते हैं, स्वाद में मीठी होती है, जल में विलेय होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। शर्करा जो होगा वो स्वाद में मीठा, जल में विलेय, क्रिस्टलीय ठोस होगा। इसमें आएंगे क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब आ जाएंगे शर्करा। ठीक है। अशर्करा क्या होता है, ये स्वादहीन होते हैं, मतलब स्वाद नहीं होगा, जल में अविलेय होंगे, जल में घुलनशील नहीं होंगे, अथवा कोलाइडी विलयन बनाने वाले, यह जल में विलय नहीं होंगे बल्कि एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे, ये बात ध्यान देना। और यह अक्रिस्टलीय होंगे, जबकि ये क्या होते हैं, शर्करा क्रिस्टलीय होते हैं।
तो इसमें उदाहरण क्या आएगा, स्टार्च आएगा, सेलुलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, हिपेरिन आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा वर्गीकरण होगा अपचायक गुण के आधार पर। अपचायक गुण के आधार पर तो दो प्रकार के होंगे, एक होगी अपचायक शर्करा और दूसरी होगी अनापचायक शर्करा। अपचायक शर्करा ऐसी शर्करा जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर दे। तो ऐसे शर्करा जो फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिक्रमक को अपचयित कर देते हैं वो कहलाते हैं अपचायक शर्करा। क्या कहलाते हैं? अपचायक शर्करा। इसमें आते हैं सभी मोनोसैकेराइड, सबके सब मोनोसैकेराइड, मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज और भी बहुत सारे, तथा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में भी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, ये ध्यान देना, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर। चलिए ठीक है भाई। अपचायक। अनापचायक क्या होगा? ऐसे शर्करा जो फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिक्रमक को अपचयित नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनापचायक शर्करा। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, कौन आएगा? सुक्रोज। जब भाई सुक्रोज अपचायक नहीं है तो क्या होगा? अनापचायक होगा। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, etc। ठीक है भाई। अब फेलिंग विलयन क्या होता है और टॉलिन अभिक्रमक क्या होता है? तो फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिक्रमक को समझिए आप। तो फेलिंग विलयन क्या होता है? फेलिंग विलयन में हमारे दो विलयन होते हैं, ए और बी। इसमें हमारा जो ए विलयन होता है वह होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ये 5, इसको ऐसे समझिए, CuSO4.5H2O, 5H2, CuSO4.5H2O। ठीक भाई, ये हो गया। दूसरा जो होता है हमारे पास होता है COO, Na, फिर OH, फिर OH, H और COO के। तो एक विलयन ये हो गया, दूसरा विलयन ये होगा, दोनों को मिला के जो बनता है वही क्या होता है? हमारा फेलिंग विलयन होता है। तो ये तो हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये जनरली हम लोग सीधे सीधे कॉपर सल्फेट बोल देते हैं, ठीक है ना? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये हो गया। ये क्या होता है? ये होता है सोडियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है? टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और ये टार्टरिक एसिड से बना होता है, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट हो गया। ये दोनों विलयन को मिला के क्या बनता है? फेलिंग विलयन बनता है। टॉलिन अभिक्रमक की बात करेंगे तो इनका जो नाम होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखा जाए तो इनका फार्मूला हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस और OH। ये देखो एक उप सहसंयोजक यौगिक हो गया, और इसका जो नाम होता है इस उप सहसंयोजक यौगिक का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई एमाइन, डाई एमाइन, इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, इनका IUPAC नाम हो जाएगा उप सहसंयोजक यौगिक के हिसाब से। तो ये बताइए भाई, कोई समस्या? हाँ, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से समझ लो। ये वाले से CuSO4.5H2O से यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। चलिए भाई, तो यहां पे हम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कहा, अगर हरा कसीस, हरा कसीस, हरा कसीस, हरा कसीस, हरा कसीस, हरा कसीस, तो आप बोलोगे क्या? FeSO4.7H2O, सफेद कसीस, सफेद कसीस, इसको बोलना है ZnSO4.7H2O। ठीक है भाई। तीसरा बोलना है नीला थोथा, नीला थोथा या नीला कसीस भी बोल सकते हैं, CuSO4.5H2O,
ये हो जाएगा। मोहर साल्ट का सूत्र याद कर लो, मोहर लवण, मोहर लवण ये होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O डॉट 6H2O, ये होता है आपका फार्मूला। ये आप याद कर लीजिएगा याद से अच्छे से, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आणविक आकार के आधार पर या जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की में देखेंगे तो इसका सूत्र C6H12O6 जनरली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के लिए होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज और भी मोनोसैकेराइड होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमने 3 ही लिए हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 लिया, ठीक है भाई। इसके बाद बात किया जाए, ग्लूकोज एक ऊर्जा शर्करा होता है और अंगूर में पाया जाने वाला शर्करा होता है ग्लूकोज। इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल अभी है, ठीक, जैसे कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद रंग का होता है, ये ढेर सारी चीजें। फ्रक्टोज की अगर बात करें तो फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, इस बात को विशेष ध्यान देना, इस बात पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो आप। फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। और फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। क्या होती है? फ्रक्टोज होती है भाई, ठीक है। फार्मूला क्या हो गया? C6H12O6। अब ध्यान दो, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 इकाई मिलेगी। अगर इनका जल अपघटन किया जाएगा तो हमारे पास 2 से 10 इकाई के सैकेराइड मिलेंगे। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक सैकेराइड वाली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज इत्यादि। अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करेगा तो ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 यूनिट आता है। और हमको सब नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है क्या है? डाइसैकेराइड। क्या पढ़ना है? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का फार्मूला C12H22O11 होगा। डाइसैकेराइड में कौन आएगा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये होंगे क्या? डाइसैकेराइड में। इनको याद कैसे याद करना है? सुमाला, 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 सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज जो होता है वो इक्षु शर्करा होता है। ये बनता किससे है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। आगे सब डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन सा कार्बन C1C4 जुड़ता है या C1C1 जुड़ता है, ये सारी चीजें चर्चा होंगी बाद में जब इनको अलग से पढ़ेंगे तब। सुक्रोज को इक्षु शर्करा बोलेंगे, केन शुगर। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। तो अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बंध बनता है तो ग्लाइकोसिडिक। पेप्टाइड किसके मध्य बनता है? एमाइनो अम्ल के। और फास्फोडाइएस्टर न्यूक्लिक अम्ल के। तो यहां पे क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बंध ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। माल्टोज की अगर हम लोग बात करें तो माल्टोज होता है माल्ट शर्करा। माल्टोज क्या होता है? माल्ट शर्करा। और ये किससे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज ग्लूकोज की यूनिट मिलती है तब क्या बनता है? माल्ट शर्करा बनता है। क्या बनता है? माल्ट शर्करा। लैक्टोज की बात करेंगे तो यह दुग्ध शर्करा होता है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। यह बनती है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तब क्या बनता है? लैक्टोज बनता है, ठीक। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है C6H10O5 और बाहर ब्रैकेट के N। पॉलीसैकेराइड है मतलब यही जो यूनिट है, यही इकाई है, वह दर रिपीट होती रहेगी, मतलब दोहराई जाएगी, ठीक। तो हो जाएगा क्या? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास आएंगे स्टार्च, मंड, दूसरा सेलुलोज, तीसरा काइटिन, चौथा ग्लाइकोजन और पांचवा हिपैरिन। तो स्टार्च को मंड कहा जाएगा, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, हिपैरिन, ये हो गए हमारे पास। मंड जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। मंड जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक। सेलुलोज की बात करें, अब मंड, पहले मंड देखो, मंड प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होगा और यह अल्फा डी ग्लूकोज के बने होते हैं। खाली खाली अल्फा डी अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा उन्हीं की एक सीधी श्रृंखला ऐसे चली जाएगी। तो स्टार्च में 2 चीज होता है, एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन।
एक एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो आगे चर्चा होगी। तो स्टार्च किसका बनना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट चलती जाती है तो बनता है स्टार्च। सेलुलोज की बात करें, पौधों की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की अगर हम लोग बात करें, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बीटा डी ग्लूकोज, यानी सॉरी, सेलुलोज की बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज किसका बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज का, यानी सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, और जबकि बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज का एकलक है। ध्यान देना, यहां पे सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज का एकलक होता है। ठीक उसी तरह से स्टार्च बहुलक है अल्फा डी ग्लूकोज का, या यूं कहे कि अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च का, मंड का एकलक होता है। ठीक है भाई, स्टार यहां पे सेलुलोज के ऊपर आप स्टार लगा लेना। सेलुलोज पादप जगत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सैकराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज जो होता है ये पादप जगत में सबसे भारी मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अगला काइटिन। काइटिन होता है कवक की कोशिका भित्ति। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी, काइटिन की। और कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। वहीं पे बात करें ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन संचित ऊर्जा होती है हमारे शरीर के अंदर, जो कि कहां संचित होती है, यकृत, मांसपेशी और मस्तिष्क में। कहां पे संचित होती है, यकृत, मांसपेशी और मस्तिष्क के अंदर संचित होती है। वहीं पे हम खमीर और कवक की बात करें तो इसमें भी यह ऊर्जा संचित रहती है ग्लाइकोजन के रूप में। अब इस संचित ऊर्जा को हम लोग, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अभी हाल ही में एनिमल मूवी आई थी, ठीक, तो एनिमल स्टार्च। हिपैरिन, हिपैरिन की बात करें तो हिपैरिन एक प्रतिस्कंदी होता है। हिपैरिन क्या होता है, एक प्रतिस्कंदी होता है। प्रतिस्कंदी का तात्पर्य है कि यह हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता रहता है, तो शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हिपैरिन होता है। हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, और यह एक एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट होता है, एंटी कोआगुलेंट प्रतिस्कंदी होता है। ठीक है भाई, चलिए यहां से बात करते हैं ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, यानी इनका आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। यह एक डेक्स्ट्रोज होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रोज होता है, या इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। यह ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र C6H12O6, यह एक डेक्स्ट्रोज होता है या एक एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डोहेक्सोज क्यों होता है, अभी आगे समझा रहा हूं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछा गया तब क्या लगाओगे, ग्लूकोज। लेकिन अगर पूछा गया पादप जगत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, तब क्या लगाओगे, सेलुलोज। कोई दिक्कत, यहां ध्यान दो। ग्लूकोज कैसे होते हैं, ग्लूकोज क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह अपचायक शर्करा होते हैं। अपचायक शर्करा का मतलब फेलिंग विलयन और टालिन अभिक्रमक को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होंगे। अल्कोहल में अल्प विलेय होंगे, जबकि ईथर में अविलेय होंगे। ये ध्यान देना, जो ग्लूकोज होता है वो जल में घुलनशील होता है, अल्कोहल में अल्प विलेय होगा, जबकि ईथर में अविलेय होगा। यह श्वेत रंग के होते हैं। किस रंग के, श्वेत रंग के, और इनका गलनांक होता है ये। ठीक, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोज, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, दाहिने हाथ में घूम जाते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं, और ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं, यानी दाहिने हाथ में क्या होते हैं, घूम जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। यह स्टार्च, ग्लूकोज जो होता है, स्टार्च सेलुलोज माल्टोज का क्या होता है, एकलक होता है। स्टार्च जो होता है वह क्या होता है, सॉरी, ग्लूकोज जो होता है वह स्टार्च सेलुलोज माल्टोज का क्या होता है, एकलक।
स्टार्च, सेलुलोज और माल्टोज का एकलक क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कैसे होता है यहां ध्यान दो, माल्टोज यहाँ पे है, माल्टोज किसका बना? ग्लूकोज और ग्लूकोज का, तो यानी दो ग्लूकोज की यूनिट मिली है तभी क्या बना है? माल्टोज बना है। अब स्टार्च को देखो, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज, तब क्या बना? स्टार्च। सेलुलोज को देखो, बीटा डी ग्लूकोज, बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज मिले तब क्या बना? सेलुलोज। यानी स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज का एकलक क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है भैया? ग्लूकोज होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना, अब बाकी क्या करते हैं? विरचन मतलब बनाने का तरीका, निर्माण और इनके सारे रासायनिक गुण अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो अभी की संरचना देखो, ध्यान से देखना, संरचना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना। यहां पे ऊपर CHO होता है, फिर यहां से 5 कार्बन जोड़ो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। दूसरे कार्बन पर OH दाहिने साइड में, तीसरे पे H, चौथे पे, पांचवें पे और छठवें पे OH दाहिने साइड में लगाओगे। ठीक है भाई, यहां पे क्या बच गया? H, यहां क्या लगेगा? OH, यहां क्या लगेगा? H, यहां क्या लगेगा? H, और यहां देखो कार्बन की संयोजकता 2 पूरी, बच गया 2, यहां पे हो गया CH2। ठीक भाई, ये हो गया ग्लूकोज का संरचना। और ग्लूकोज में किस ग्लूकोज की संरचना हुई? ये हुई है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका पूरा ऐसे नाम लिख सकते हो आप, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। प्लस प्लस चिन्ह ये दिखाता है कि ये दक्षिण ध्रुवक है, और अगर माइनस होता तो वाम दिशा में यानी उल्टे दिशा में घूम जाता है। ठीक है, माइनस सिंबल, प्लस सिंबल। और डी का मतलब बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता, डी एक नोटेशन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के संदर्भ में कि OH किस स्थान पर लगा है, वो बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक, याद रख दीजिए। यहां पे है क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक श्रृंखला हो गई। पहले पे देखा जाए तो पहले पर एक कार्बोनिल समूह है। कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह। पहले पे हमारे क्या लगा हुआ है? एक कार्बोनिल समूह लगा हुआ है। अब ये जो कार्बोनिल समूह है ये क्या होता है? एल्डिहाइड समूह है। क्या है भैया? एल्डिहाइड समूह है। कार्बोनिल में कौन सा है? एल्डिहाइड है। दूसरे पे देखो OH, तीसरे पे OH, चौथे पे OH, पांचवें पे OH, छठवें पे OH। कितने OH हो गए? बहुत OH हो गए, इसलिए क्या बोल दिया गया? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी बोल दिया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो हो गया ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमने परिभाषा क्या बताया कि जो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो हो गया ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि 1 OH 2 3 4 5 OH लगा हुआ है। ठीक भाई, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है इसलिए बोला इसको हेक्स, और इसके अंत में ओज लगता है तो नाम हो गया ना एल्डो, एल्डिहाइड है एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज। सारे नाम क्लियर है? डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, एल्डो हेक्सोज क्यों कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे हो गया, सब क्लियर। चलो आगे देखो। अब अगर देखा जाए ये OH जो है जिस कार्बन से लगा है वह 2 कार्बन से लगा। यह OH कितने कार्बन, जिस कार्बन से लगा वो कितने कार्बन से? 2, सीधे सीधे 1 और 2, इसलिए कितने डिग्री का? 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ 2 कार्बन से, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। यह OH जिस कार्बन से लगा हुआ 2 कार्बन से लगा है, 2 डिग्री का। यह OH जिस कार्बन से लगा हुआ 2 कार्बन से लगा है, 2 डिग्री का। मतलब इसके पास 2 4 द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, 4 द्वितीयक अल्कोहल, 4 द्वितीयक अल्कोहल होता है। वहीं पे इस वाले अंतिम वाले की बात करें तो यह जिस कार्बन से लगा हुआ मात्र 1 कार्बन से लगा है, यानी यह क्या होता है? 1 डिग्री का अल्कोहल होता है, यानी प्राथमिक अल्कोहल होता है। क्या होता है भैया? प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है।
प्राथमिक अल्कोहल होता है। बताएं यहां तक कोई समस्या? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्या, ग्लूकोज की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम इनके बनाने की विधि की चर्चा एक बार कर देते हैं। थोड़ा सा इंसर्ट यहाँ पे देख लीजिए, हमको बनाने की विधि चाहिए, तो हम लोग बनाएंगे पहले सुक्रोज से C12H22O11। अगर इनका हम जलीय अपघटन कर दें तो बदल जाएंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बन जाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज और ये बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। एक तो विधि होती है, दूसरा ये किससे बनाया हमने, सुक्रोज से। किससे बनाया, सुक्रोज से बनाया। दूसरा अगर हम स्टार्च से बनाए तब C6H10O5 और बाहर क्या लग जाएगा N, यहाँ पे हम लोगों ने इसका जलीय अपघटन करा दिया तो NH2O लग गया, बनता है NC6H12O6, यानी ये सब अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यानी स्टार्च या मंड से बात करेंगे, स्टार्च या मंड से, तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज आएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज, ये होगा बीटा डी फ्रक्टोज, ये होगा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, तो जब सुक्रोज से बनाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आएगा, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और यहां से स्टार्च से होगा अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये तो बनाने का हो गया कि ग्लूकोज कैसे मिलेगा, यहां से ग्लूकोज मिल गया। अब बात करते हैं कि इसके रासायनिक समीकरण में, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, बनता ही बनता है, तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण लगा के इसको अच्छे से तैयार करेंगे आप, इसको महत्वपूर्ण लगा के इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार करिए आप, ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं क्या हमारे पास है, अगर हम HI से अभिक्रिया कराएं, किससे अभिक्रिया कराएं, HI से, तो कल हम लोगों ने ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी, तो ग्लूकोज की संरचना में बताया था कि एक एल्डिहाइड समूह, 5 OH समूह और एक OH समूह नीचे प्राथमिक अल्कोहल, 4 OH द्वितीयक समूह होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब की यहाँ पे पुष्टि करनी है। तो पहला देखते हैं कि ग्लूकोज के में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उसके लिए हमने किया हाइड्रोजन आयोडाइड से। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में उसको गर्म किया गया तो मिला क्या, एन हेक्सेन। क्या मिला हमको, एन हेक्सेन, ध्यान देना, क्या मिला, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। अब एन हेक्सेन क्या हो गया भाई, सी 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 सी, 6 कार्बन क्या हो गए एक श्रृंखला में, यानी 6 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, वो HI से क्या हो गई, इसकी पुष्टि हो गई। ठीक, दूसरे पे आओ। दूसरा है हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। जब हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया होती है तो हमारे पास जो उत्पाद होता है वो बनता है C डबल बॉन्ड NOH, फिर CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और बनता है CH2OH। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिम। क्या कहते हैं, ऑक्सिम। क्या कहते हैं, ऑक्सिम कहते हैं। और जब HCN से होता है, ये तो पहला हो गया, और जब HCN से होता है, जब HCN से होता है, हाइड्रोजन साइनाइड से होता है, तब साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, यानी C से CN और OH, एक ही कार्बन से CN और OH लगे होते हैं, फिर होता है CHOH का होल 4 और फिर ये होता है CH2OH, ये होता है भाई साइनोहाइड्रिन। क्या होता है, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ये हो गया आपका साइनोहाइड्रिन। अब करते हैं कि इन दोनों से क्या होता है कि यहाँ पे पहले कार्बन पर एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इस अभिक्रिया से यह पुष्टि होती है कि पहले कार्बन पर OH एल्डिहाइड समूह, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, और एल्डिहाइड में क्या है, कार्बोनिल समूह। अभी एल्डिहाइड की पुष्टि नहीं हुई पूरी तरह से, किसकी पुष्टि हो रही है, कार्बोनिल की पुष्टि हो रही है कि पहले कार्बन पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, पहले कार्बन पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं Br2 जल का। Br2 जल से जब अभिक्रिया करते हैं, तो Br2 जल से जब अभिक्रिया होती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह जो कार्बोनिल समूह है वह एक एल्डिहाइड समूह है, जो कार्बोनिल समूह है वह एक एल्डिहाइड समूह है। मतलब यह बदल जाता है COOH और यहाँ पे आता है CHOH का होल 4 और अंतिम में जुड़ जाता है CH2OH। मतलब क्या हुआ, Br2 जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें होता है,
किसमें होता है? एसिड में होता है। किसमें होता है? एसिड में होता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का किसमें? एसिड में। तो यह किसमें बदल जाएगा? एसिड में बदल गया। तो CHO जो था वो किसमें बदल गया? एसिड में बदल गया। और इसका नाम क्या हुआ? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम हुआ? ग्लूकोनिक अम्ल। इसका नाम हो गया क्या? ग्लूकोनिक अम्ल। तो इसका नाम हुआ ग्लूकोनिक अम्ल। तो Br2 जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज बदल जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल में जो यह पुष्टि करता है कि इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। क्या उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ठीक। अगला, अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है। इसमें 5 OH समूह उपस्थित है। इस बात का बेहद ध्यान देंगे। माइक चल रहा है मेरा? ठीक, चलिए। इसमें 5 OH समूह उपस्थित होंगे, ध्यान दें। हुआ क्या? यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CHO। क्या आएगा भाई? CHO। CHO, फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास? CHO, COCH3 का होल 4, फिर आएगा CH2OCOCH3, ये आ जाएगा। तो ये हो गया क्या? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, जो यह पुष्टि कर रहा है इसके पास 5 OH समूह है। किस पे है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें पे। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ये हो जाएगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ठीक भाई। अब एक और है जिसका ऑक्सीकरण अगर कर दिया जाए, अगर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण HNO3 में, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीकरण इसका होगा तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा COOH, फिर आ जाएगा CHOH का होल 4, और फिर क्या आ जाएगा? नीचे COOH आ जाएगा। यानी ऊपर भी और नीचे भी, जो यह पुष्टि करेगा कि यह एक प्राथमिक अल्कोहल, नीचे वाला जो है वो प्राथमिक अल्कोहल है, यानी छठे कार्बन पर एक प्राथमिक अल्कोहल उपस्थित है। मैंने अभी कहा कि अल्कोहल चेंज होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड चेंज होता है एसिड में। तो जब दुर्बल था तो अल्कोहल को बदल नहीं पा रहा था, जब प्रबल ऑक्सीकारक लगा तो अल्कोहल को भी बदल दिया, किसमें? एसिड में। लेकिन ध्यान देना कि प्राथमिक अल्कोहल ही एसिड में बदल सकता है, द्वितीयक अल्कोहल नहीं। अगर द्वितीयक अल्कोहल भी बदलता तो ये सब भी अल्कोहल वाले चेंज हो जाते किसमें? एसिड में। तब आता 1 से लेकर 6 तक COOH। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इस बात का बेहद ध्यान देंगे आप लोग। तो ये हो गया आपके पास। इसका नाम होता है ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक अम्ल, ग्लूकेरिक अम्ल, ग्लूकेरिक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे आइए। अगला अन्य अभिक्रियाओं में देखिए क्या है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करोगे तब हमारे पास ये मिल जाएगा पेंटाक्लोरोहेक्सेनल, पेंटाक्लोरोहेक्सेनल 2 3 4 5 6 पेंटाक्लोरोहेक्सेनल, POCl3 और HCl मिल जाएगा। ठीक। अगली अभिक्रिया, अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथिल सल्फेट से करोगे CH2SO4 से तो हमको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? पेंटामेथाइल ग्लूकोज, पेंटामेथाइल ग्लूकोज। क्या मिलेगा? पेंटामेथाइल ग्लूकोज। और साथ में क्या मिल जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसकी अभिक्रिया फिनाइल हाइड्रोजन से कराओगे, फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NNH2, NH NH2, C6H5NH NH2, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोसाजोन। इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ये हमको मिलता है ग्लूकोसाजोन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगा तो बनेगा क्या? ग्लूकोसाजोन। फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराओगे, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन फिर याद करो A और B, अभी पीछे पढ़ाया हूं A और B, क्या होगा? CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, और साथ में बताया था क्या? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, COOK OH OH COONA, H और H, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इनको मिला के हमारा फेलिंग विलयन बना था A और B, अभी पीछे बढ़ाया। तो जब फेलिंग विलयन के साथ होगा तो यह इसको अपचयित कर देते हैं।
तो यानी जब अपचयित करेंगे फैलिंग विलेन को तो खुद तो ऑक्सीकृत होंगे, तो बनाएंगे क्या, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र ये रहा, और साथ में क्या देंगे, Cu2O का लाल अवक्षेप देते हैं। क्या देते हैं, लाल अवक्षेप देते हैं, लाल अवक्षेप देते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे टॉलन अभिक्रिया, टॉलने नहीं है, टॉलन है। टॉलन अभिकर्मक के साथ, जो टॉलन अभिकर्मक क्या बताया गया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको अभी पीछे बताया हूं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करोगे तो ये बन जाएंगे ग्लूकोनिक अम्ल, और सिल्वर यानी सिल्वर रजत क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग रजत परीक्षण भी कहते हैं, रजत दर्पण परीक्षण, रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं, रजत दर्पण परीक्षण। ठीक है भाई, रजत दर्पण परीक्षण, द है ये, द रजत दर्पण परीक्षण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, यहाँ पे C6H12O6 है, H2SO4 लगाओगे तो ये निर्जलीकृत होके किसमें बदल जाएंगे, कार्बन में, खाली खाली कार्बन में रह जाएंगे। और HCl, अगर HCl से अभिक्रिया कराओगे तो ये बनाएंगे लेब्यूलिक एसिड, लेब्यूलिक एसिड CH3COCH2CH2COOH, लेब्यूलिक एसिड ये बना लेंगे, लेब्यूलिक एसिड, और साथ में फॉर्मिक एसिड SCOOH, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर। तो यहां तक बताएं, कोई समस्या अगर हो तो कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्या, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की जरूरत क्यों पड़ी, ग्लूकोज चक्रीय संरचना क्यों लाना पड़ा भाई। तो अगर हम ग्लूकोज के चक्रीय संरचना की बात करें तो अब जो इसकी साधारण संरचना है, ये इसके पास देखो एक एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह है, CHO दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड समूह है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यह सिर्फ परीक्षण नहीं देता, यह सिर्फ परीक्षण देता ही नहीं है, तथा सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है, किसकी अभिक्रिया होती है, इनकी अभिक्रिया, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड का योगात्मक अभिक्रिया, योग प्रोडक्ट नहीं देते हैं, यानी उत्पाद नहीं देते हैं। सिर्फ परीक्षण नहीं देंगे भाई, अल्डिहाइड समूह है तो इनको सिर्फ परीक्षण देना चाहिए, इनको अपचयित करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर बनाते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ही योगात्मक उत्पाद भी नहीं देते हैं। तो ये देखा गया कि भैया ये संरचना पूरी तरह से वैलिड नहीं है, तो चक्रीय संरचना का प्रादुर्भाव तो होना ही था। तो यहां से क्या हुआ, पेंटाएसिटेट की जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हुआ, तो जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है वह हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी यह दर्शा रहा है कि यहाँ पे CHO समूह क्या है, अनुपस्थित है, CHO समूह अनुपस्थित है। तो चलो भैया, अब ग्लूकोज दो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, कौन से, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 419 केल्विन और इनका 423 केल्विन होता है। चलो भैया, अब देखते हैं इनका अल्फा बीटा फॉर्म बनता कैसे। ध्यान से, ये इसके पहले पे इसके पांचवें समूह से ऐसे चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, एक का बना रहा हूं पहले, ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग मान लो ये हमने किया और यहाँ का OH का H और यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा, ये आ जाएगा C और O और H, ये हो गया। फिर क्या आएगा आपका C, फिर क्या C, फिर क्या है C, फिर क्या है C, तो हो गए हमारे पास 5 और एक क्या हो गया 6, ये हो गया H2OH। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन निकला है और ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा इनके साथ में। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा इनके साथ में। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये गया इनके साथ में। ठीक भाई, अब वो जो डबल बॉन्ड O था उसके साथ में यहाँ का H पांचवें कार्बन का निकल के इसके पास आ गया। ठीक भैया, चलिए सर मुझे आ गया सर। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद फिर वही कहानी जो बच गया वो लिख लो, OH, फिर क्या हो गया H, फिर क्या हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हो गया OH, इधर हो गया H और ये हो गया H। ठीक, ये हो गया इसका अल्फा फॉर्म। क्या हो गया, अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म क्या होगा, बीटा फॉर्म बस यही होगा, OH उधर चला जाए, OH उधर चला जाए, बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं। ये गया OH इधर आया, फिर ये हो गया H, फिर यहां से आप जोड़ लीजिए ऐसे ही,
ऑक्सीजन, फिर ये 2 3 4 5, ये 5वें कार्बन से ये जुड़ जाएगा जाके। इसके बाद लास्ट में क्या आ गया, CH2OH। फिर क्या हो गया यहाँ पे OH, फिर ये हुआ H, फिर हुआ OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH और ये हो जाएगा H। ठीक भाई, तो ये हो गया इसका बीटा फॉर्म। क्या हो गया, बीटा फॉर्म। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में बस इतना ही अंतर है कि पहले कार्बन पर अगर OH अंदर की तरफ हुआ तो अल्फा होगा, और अगर OH बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, बीटा होगा। बस इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और इसी को ही हम लोग जो अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के बने हैं कार्बन 1 के संदर्भ में, इसी को ही हम एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। यानी अल्फा और बीटा फॉर्म, अल्फा और बीटा फॉर्म जो आ रहे हैं ग्लूकोज के एट C1 पोजीशन पे, ये पहले कार्बन के संदर्भ में आ रहे हैं। जब पहले कार्बन के संदर्भ में आएंगे तो पहले कार्बन को C1 को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा और बीटा फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या, एनोमर। क्या कहते हैं, एनोमर। ये ध्यान दें, एनोमर बहुत बार पूछा हुआ है, एनोमर और एपीमर। तो एनोमर बताया, एपीमर आगे बताऊंगा। ठीक, एनोमर आ गया समझ में। अब इनके चक्रीय संरचना को बनाते हैं, इनके चक्रीय संरचना को। तो इनकी चक्रीय संरचना बनाने से पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा। हम लोग अगर इस कंपाउंड को देखें, IUPAC नेमिंग में आपको पढ़ा चुका हूं मैं, नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, IUPAC नेमिंग बाय देव सर करके, याद ध्यान दो। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलोगे भाई, फ्यूरॉन बोला जाएगा कि पाइरान बोला जाएगा। देखो, जब ये इस तरह से होता है तो इसको हम लोग फ्यूरॉन बोलते हैं, और जब ये इस तरह से होता है तो इसको हम लोग पाइरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरान, पाइरान। ये फ्यूरॉन, अगर ये हटा दोगे डबल बॉन्ड तो हो जाएगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया क्या, पाइरान। अब पाइरान जो आया है इससे हमको चक्रीय संरचना बनाना है। भाई चक्रीय संरचना हमने पाइरान क्यों लिया, उसके पीछे देखो, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये तो श्रृंखला से क्या हो गया, बाहर, चेन से क्या है, बाहर, चक्री से बाहर। तो चलिए बनाते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं, पहले ड्रा कर लेते हैं 2 फिगर, एक ये और दूसरा ये ध्यान से देखना, पेपर में आता है बनाने के लिए, और इसको आप अच्छे से बनाएं। ये हुआ। इसके बाद आप दिखाइए सब कार्बन की जगह पे यहाँ पे ऐसे दिखाइए बॉन्ड्स। ये भाई जो आप OH और H है ये कैसे दर्शाओगे, इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा। तो हमने ये पाई खींच लिया भाई। पहले क्या करना है, बेंजीन बनाना है। बेंजीन में से एक को हटा के वहां पे ऑक्सीजन लगा देना है, फिर ऐसे से पाई खींच देना है सब पे। खींच दिया सब पे पाई, चलो भैया खींचा गया। अब ध्यान दो, हम इसका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना रहे हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ध्यान समझना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान दो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो एक ही चीज आपको ध्यान देनी है, और वो क्या ध्यान देनी है, बस ध्यान से समझो। जो अंदर है, जो इस बॉक्स के अंदर है, जो इस बॉक्स के अंदर है, जो इस बॉक्स के अंदर है वो नीचे होगा, और जो बाहर है वो ऊपर होगा। जो इस बॉक्स के अंदर है वह नीचे होगा, और जो बाहर है वह ऊपर होगा। तो पहले अल्फा का बनाना है, तो पहले अल्फा को ध्यान दो। तो अल्फा में पहले क्या है, OH, OH अंदर है, तो यहां से लिखना शुरू करो। ये होता है हमारा कार्बन नंबर 1, इसके बगल वाला 2, इसके बगल वाला 3, फिर 4 5, और ये होता है कार्बन नंबर 6। तो गिनती यहां भी कर लो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये कार्बन नंबर 6। चलो भाई ठीक, अब करते हैं। तो अंदर क्या है, सबसे पहले नीचे लिखना है। नीचे में क्या आएगा भाई, नीचे में हमारे पास आ जाएंगे OH, फिर क्या आया, OH, फिर क्या आया, H, फिर क्या आया, OH। अब ध्यान दो, यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा अभी बाकी है, यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बाकी है।
तो हाइड्रोजन हो जाएगा नीचे और यह CH2OH समूह कहाँ जाएगा, ऊपर, CH2OH ऊपर। अब बाहर क्या क्या है, बाहर है H, फिर बाहर क्या है H, फिर क्या है OH और फिर बाहर क्या है H। ये आपका हो जाएगा चक्रीय संरचना हो गई किसकी, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की। तो अब इसका नाम क्या हुआ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ना होके इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूको, अल्फा डी प्लस ग्लूको, पायरान से बना है इसलिए इसका नाम होगा पायरानोज, पायरानोज, पायरानोज। इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम क्या होगा, अल्बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरा, ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज, ये नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दो। अब इसमें क्या करना है, बीटा वाले में, बीटा वाले में वही काम है, यहां भी कर दीजिए वही काम, सीधा सीधा जो अंदर है नीचे करो, H फिर क्या है OH, फिर क्या है H, फिर क्या है OH हो गया। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया। अब अगर देखा जाए तो दोनों में देखो, दोनों में यहाँ पे C1, कार्बन C1 पे खाली भिन्नता आ रही है OH और H, बाकी सब सेम है। तो इन्हीं दोनों को C1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा और बीटा फॉर्म को आपस में क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए बात करते हैं क्या, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। C6H12O6 यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। और दूसरी बात, जो ग्लूकोज के रिएक्शन थे वही इनके भी रिएक्शन होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्रक्टोज है इसके दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह है। क्या है, दूसरे पर कीटोन समूह है, कीटोन समूह है, कीटोन, प्रोटीन लिखा रहा है, कीटोन समूह है। इसके दूसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन है। पहले पे देखो 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। अंतिम पे देखो 1 डिग्री का अल्कोहल है, अंतिम पे 1 डिग्री का अल्कोहल है। बाकी ये 3 बच गए, 2 डिग्री के अल्कोहल हो गए। तो ध्यान दो, इसके पास 5 हाइड्रोक्सी समूह है और 1 कीटोन समूह है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए। यानी इसको हम लोग कीटोहेक्सोजेस कहेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुआ और इसको हम लोग कीटोहेक्सोजेस बोलेंगे, कीटोहेक्सोजेस। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एल्डोहेक्सोजेस, इसको क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोजेस, कीटोहेक्सोजेस। वो डेक्सट्रोज था, ये लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी। सॉरी फॉर दैट, आप हिंदी मीडियम के हैं। लीवो रोटेटरी मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है ये, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या सिंबल लगाया, D माइनस, माइनस माइनस फ्रक्टोज। जब माइनस लग जाएगा तो मतलब समझ जाना एंटी क्लॉक रोटेशन कर रहा है, वाम ध्रुवण घूर्णक कर रहा है, तो वह वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा। जब ये अल्फा में क्या, इसमें क्या लगा, ग्लूकोज में सबके सब प्लस, मतलब क्या हो गए, क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, मतलब दक्षिणा ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई क्लियर। तो ये फ्रक्टोज हो गया, सबसे मीठी शर्करा हो गई, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, कीटोहेक्सोजेज हो गए, और ये वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं। ठीक, 1 और 2 प्राथमिक अल्कोहल 2 होते हैं, 3 द्वितीयक अल्कोहल होते हैं। दूसरे नंबर पर कीटोन समूह लगा होता है, दूसरे नंबर पर कीटोन समूह लगा होता है। गिनती ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6, गिनती इस तरह से होगी 6 नंबर की। क्या बात, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या? अब इसके चक्रीय संरचना को भी यही देख लेते हैं, फटाफट लगे हाथ। चलिए देखिए, देखिए
अब अगर हम लोग वहां से उठाएं उनके चक्रीय संरचना को, तो इनके चक्रीय संरचना में होगा क्या, कहां से कहां जाएगा, इस पांचवे से किस पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा, पांचवे से दूसरे पे। तो चलिए बनाइए पांचवे से दूसरे पे। अब हम लोग करते हैं, दो संरचना बनाएंगे भाई फटाक से। चलिए पांचवे से दूसरे पे, यहीं पे बना रहा हूं, पांचवे से दूसरे पे अल्फा बनाएंगे, बीटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, एक बना रहा हूं। यहां से दूसरे पे गए तो CH2OH को पहले एक बार CH2OH को हम लोग बाहर रखेंगे, CH2OH, और फिर क्या करेंगे COH, ये हो जाएगा COH, यहाँ का H निकल के यहाँ पे आया और ये CH2 हो गया बाहर, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। दूसरे से लिखता हूं ज्यादा क्लियर होगा। चलिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, अब ये हो गया। यहां से ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, यहां से ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ध्यान देना, यहां से ऑक्सीजन आके जुड़ा, ऑक्सीजन आके जुड़ा, ये हुआ, ये जाया इससे आके जुड़ा, ठीक। यहां पे देखो बीच में आया क्या, एक कार्बन, बीच में आया क्या, एक कार्बन, कार्बन, फिर क्या आया कार्बन, फिर क्या आया कार्बन, ठीक है कार्बन। अब यही आके यहां से जुड़ा हुआ है ये इससे, चलो भाई हो गया। अब अंदर क्या क्या आया है ध्यान से समझना, यहां क्या बचा है H, फिर क्या आया है OH, ये हो गया। फिर इधर बाहर क्या जाएगा OH, इधर क्या आएगा H, यहां क्या बचा है भाई H, और अंतिम में क्या लगा है CH2OH। ये हो गया इसका अल्फा फॉर्म, क्या हो गया इसका अल्फा फॉर्म, क्या हुआ इसका अल्फा फॉर्म। एक बार वापस से इसको फिर से बना के देख लो, इसका अल्फा फॉर्म ध्यान से समझना, जहां दिक्कत हो बताना। चलिए ठीक, फिर से बना लेते हैं। हमने करना क्या है, ये यहां से यहां जाएगा, मतलब O इससे जाके जुड़ेगा सीधे, और H इसका इसके पास आ जाएगा। तो हमने करना है C के साथ में क्या आ गया OH, और इधर क्या आ गया भैया CH2OH, ठीक। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5, और एक आ गया 6 CH2OH, हो गया। अब ये पांचवें कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाके ऑक्सीजन क्या होगा लगेगा, लगा दिया, ठीक है। अंदर क्या बचा है H और OH, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, इधर क्या आ गया OH, इधर क्या आ गया H। गिनती कर लो, गिनती कहां से हो जाएगी, गिनती होगी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भैया। अब देखो दूसरे कार्बन के संदर्भ में OH एक बार इधर आएगा, एक बार OH इधर जाएगा, एक बार OH इधर आएगा, एक बार OH उधर जाएगा, तो इसी को हम लोग अल्फा और बीटा कहेंगे। तो एनोमर, फ्रक्टोज में एनोमर, एनोमेरिक कार्बन जो होता है वह C2 होता है, C2 होता है एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन इसमें कौन सा होता है C2 होता है, किसमें फ्रक्टोज के अंदर। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो कितने मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5, तो यहाँ पे पायरॉन की जगह आप क्या लेंगे फ्यूरॉन, क्या लेंगे फ्यूरॉन। तो अब बनाइए संरचना, चक्रीय संरचना बना रहे हैं ध्यान से, चक्रीय संरचना फ्रक्टोज की। तो चक्रीय संरचना फ्रक्टोज की हो जाएगी, पायरॉन के जगह हमने फ्यूरॉन ले लिया, क्योंकि 5 मेंबर का काम था तो हमने ये किया, ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब ध्यान दो, कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 होगा क्या नहीं, 1 यहां से शुरू होगा, 1 नंबर, ठीक, क्योंकि 1 तो ये आ रहा है ना, फिर ये हो गया 2 नंबर, फिर ये होगा 3, फिर ये होगा 4, ये होगा 5, और ये लास्ट में आएगा क्या 6 नंबर, ठीक है भाई। चलो करते हैं, 1 नंबर क्या है, अब ध्यान देना, जो रिंग के अंदर है, अंदर है वो नीचे लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आया भाई OH आया, फिर क्या आया H आया, फिर क्या आया, फिर क्या आ रहा है भाई OH, OH आ गया दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे क्या आ गया H, चौथे कार्बन पे आ गया OH, पांचवें कार्बन पे आ जाएगा यहां से एक H, और ये हो जाएगा CH2OH। अब ध्यान दो, पहले कार्बन पे ऊपर क्या लगा हुआ है CH2OH, फिर ये क्या लगा हुआ है OH, फिर ये क्या लगा है H। ये हो गया चक्रीय संरचना किसकी, फ्रक्टोज की। चक्रीय संरचना किसकी हो गई, फ्रक्टोज की हो गई। नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है
इसका नाम जो होगा वो होगा क्या, डी माइनस अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, हाँ फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज इसका नाम हो जाएगा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब बीटा फॉर्म बनाना है तो इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, यहां इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसका बीटा फॉर्म हो जाएगा। बताया भाई, फ्रक्टोज में भी कोई दिक्कत? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्या, सुक्रोज का। डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीन आपको पढ़ने हैं। तो सुक्रोज की बात करते हैं कि सुक्रोज क्या होते हैं। ठीक है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बने होते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बने होते हैं। ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होता है, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है। इसको हम लोग इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखो कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसका 52.5 डिग्री कोण होता है, और जबकि वहीं पे बीटा डी माइनस मतलब यह वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है, जिसका होता है -82.4। ये डी है और पूरा रिजल्टेंट किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। ये ध्यान देना, सुक्रोज में C1C2 लिंकेज चलता है, C1C2 लिंकेज, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें देखो सुक्रोज C12H22 अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, C1C2 लिंकेज चलता है, C1C2 लिंकेज चलता है। बीटा डी ग्लूकोज कितना घूर्णन दिखाता है? -92.4, और जबकि अल्फा डी ग्लूकोज कितना घूर्णन दिखाता है? +52.5। ठीक, ये हो गया। ये होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्या हो गया? सुक्रोज। ठीक, स्ट्रक्चर बनवा चुका हूं, दोनों को आप जोड़ के देखेंगे ऐसा ही बनेगा। दूसरा, माल्टोज की अगर हम लोग बात करें तो माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बना होता है माल्टोज। इसमें C1C4 लिंकेज चलता है, इसमें C1C4 लिंकेज चलता है। 1 और 4, देखो 1 नंबर और 4 नंबर आपस में आके जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं, तो C1C4 लिंकेज चलेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? एक मिल्क शुगर होता है, दुग्ध शर्करा होती है। वहीं पे बात करें बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ये होगा, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होगा। इसमें C1C4 लिंकेज चलता है। कैसा चलता है? C1C4 लिंकेज होता है, C1C4 लिंकेज होता है। चलो बात करते हैं मंड की। स्टार्च, स्टार्च का फार्मूला C6H10O5N। अगर उसका हम लोग जलीय अपघटन करेंगे तो अभी बताया कि क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। और कौन सा ग्लूकोज मिलेगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो अब देखो स्टार्च के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर दो चीजें, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। चलो भाई, तो एमाइलोज की बात अगर करें तो एमाइलोज पूरे स्टार्च में 15 से 20% होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% होता है। ये जो होता है इसके 200 से 1000 यूनिट, यानी 200 से 1000 यूनिट अगर ग्लूकोज का मिलेगा, मतलब ग्लूकोज 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 200 से 1000 यूनिट तक अगर मिलेगा तो क्या बनता है? एमाइलोज। क्या बनता है? एमाइलोज। और ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील। ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील। तो ऑप्शन में कई बार पूछा है कि एमाइलोपेक्टिन जल में घुलनशील है कि घुलनशील, तो एमाइलोपेक्टिन जल में है घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोज जल में घुलनशील होता है। बात करें C1C4 तो इसमें C1C4, अब ऊपर वाले को बंद अगर कर दिया जाए, नीचे वाले को ध्यान दो, C1C4 लिंकेज चलता है, ऊपर वाले को बंद करके सिर्फ नीचे वाले को ध्यान दीजिए, ये एमाइलोज है। ये क्या है? एमाइलोज है। ऊपर वाले को ढक दीजिए, बंद करिए, यहाँ पे CH2OH लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमाइलोज। क्या हो जाएगा? एमाइलोज।
अब एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% होता है, जल में घुलनशील होता है। इसमें C1C4 और C1C6 लिंकेज होता है। तो देखो यहाँ पे C1C4 और C1C6 लिंकेज होता है। तो अगर ऊपर वाले को बंद करके यहाँ पे OH लगाओगे तो एमाइलोज हो जाएगा, दोनों को इस तरह से दिखा दोगे तो ये एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है भाई, यही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एमाइलोज में C1C4 होता है, जल में घुलनशील होता है, 15 से 20% होता है। एमाइलोपेक्टिन में 80 से 85% होता है, जल में अघुलनशील होता है। C1C4 और C1C6 लिंकेज चलता है, ये हो गया इनका। जबकि सुक्रोज में C1C2 लिंकेज चलता है, माल्टोज में C1C4 होता है, लैक्टोज में C1C4 होता है। ये भी याद रखना है किसका C1C4 होगा, तो C1 किसका होगा? अल्फा डी ग्लूकोज का। C2 किसका होगा? बीटा डी फ्रक्टोज का। इसमें क्या होगा? इसमें तो किसी को भी कर दो, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों है, तो किसी को भी एक को मान लो, क्या मान लो? C1C4 मान लो। ठीक, इसमें आ जाओ लैक्टोज में गैलेक्टोज का होता है C1 और ग्लूकोज का होता है C4। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इसमें भी वही काम है, C1C4 किसी को दिखाओगे तो वो ग्लूकोज का ही होगा। ठीक इसी तरह से आता है सेलुलोज क्या होता है? उसमें भी C1C4 लिंकेज चलता है, लेकिन अल्फा के बजाय क्या होता है? बीटा फॉर्म चलता है। अल्फा के बजाय बीटा फॉर्म चलेगा, C1C4 लिंकेज उसमें भी होगा। एक आ जाएगा ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक को हम लोग एनिमल स्टार्च यानी जंतु मंड भी कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क, मांसपेशी और यकृत में संचित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा हमको प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपका पॉलीसेकेराइड भी हुआ खत्म। सेलुलोज को एक बार फिर ध्यान देना, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, इसमें भी C1C4 लिंकेज चलता है। ठीक है भाई, यहां तक आप फटाफट नोट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्या? विटामिन टॉपिक है हमारा। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करने वाला नहीं होता है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। वह केवल हमारे विकास में सहायक होता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इस बात को विशेष ध्यान। विटामिन जो शब्द है उसका मतलब होता है वाइटल एमाइन, मतलब बहुत सारे एमाइंस, वाइटल एमाइंस के बारे में डिस्कशन होगा तो विटामिन उसको कहा जाता है। तो ये क्या हो गए? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेंगे, और ये ऊर्जा के स्रोत तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार में आएगा दो तरह का, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील BC होता है, और वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, कीड़ा हो जाए। अब जैसे हमारे पास जो विटामिन है वो ABCDEK होते हैं, ABCDEK होते हैं, और B के कॉम्प्लेक्स ये सारे लिखा हूं। तो A का नाम रेटिनॉल, और इससे रतौंधी रोग होता है। B का नाम थायमिन, इससे बेरी। C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है। D का नाम कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। E होता है टोकोफेरॉल, सुंदरता की विटामिन इसे कहा जाता है, और इससे नपुंसकता होता है, स्टेरिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है। K होता है फिलोक्विनोन, अगर K की कमी होती है तो रक्त का थक्का लेट में जमेगा। विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B1 का नाम होगा थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन। इसमें पूछ सकता है कि B6 में कौन सा एलिमेंट होता है, तो 26 आयरन Fe होता है। कोबाल्ट में कौन सा होता है, तो इसमें साइनोकोबालामिन में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। 27 कोबाल्ट, कैसे? कोबाला से कोबाल्ट हो जाएगा। और B होता है 2, और ये हो गया 26 किसका हो गया? आयरन का, और 27 किसका हो गया? कोबाल्ट का। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। B12 से प्राणघातक रक्ताल्पता होता है, प्राणघातक रक्ताल्पता या रक्त छिड़ता जिसको एनीमिया भी कहते हैं हम लोग। और B6 से क्या होता है? रक्ताल्पता होता है, रक्ताल्पता। ठीक, बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं। जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट। अब उत्प्रेरक
आप समझ गए, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो एंजाइम की परिभाषा है, एंजाइम सरल व संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। एंजाइम सरल व संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना, जो खुद बिना परिवर्तित हुए ही जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं की दरों को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये क्या होते हैं भैया, एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब कुछ एंजाइम दिया है जैसे माल्टोज, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। ये देखो अब आपके पास इतने एंजाइम। अब इन एंजाइम का कार्य कहाँ होगा, उद्गम स्थल कहाँ पे है, माल्टेज कहाँ में मिलता है, आंत में। एमाइलेज कहाँ, जठर रस। लाइपेज कहाँ, जठर रस। ट्रिप्सिन, अग्नाशयी रस। रेनिन, अग्नाशयी रस। टाइलिन लार में पाया जाएगा। पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा, जठर रस में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, जठर रस। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं माल्टेज। माल्टेज जो होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदलेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमाइनो अम्ल में बदलेगा। रेनिन दूध का डाइजेशन, पाचन कर देता है। टाइलिन पॉलीसैकेराइड को डेक्स्ट्रिन में बदलता है, मतलब पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड की तरफ जाते हैं। उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन जो होता है वो बदल जाला है पॉलीपेप्टाइड में। किसमें बदल जाता है भाई, पॉलीपेप्टाइड में। ये पॉलीपेप्टाइड है क्या, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। तो आपका विटामिन भी खत्म हुआ, एंजाइम भी खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोटीन की तरफ। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम लोग किसके बारे में, प्रोटीन के। तो प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ में फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। ठीक है भाई। इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन की इकाई अगर पूछे तो अल्फा अमीनो अम्ल। और अल्फा अमीनो अम्ल और अल्फा अमीनो अम्ल के मध्य में कौन सा बंध बनता है, तो बंध बनाना है, कौन सा बंध बनेगा भैया, पेप्टाइड बंध बनेगा। कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, एक तरफ NH2 ग्रुप, C, फिर ऊपर है R हाइड्रोजन हो सकता है, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल कुछ भी हो सकता है। H हो गया, COOH अम्ल हो गया। इसलिए एक तरफ अमीनो एक तरफ अम्ल, इसलिए इसको पूरा बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक, टोटल हमारे बॉडी को कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड। तो ये मान लो ये चंगी लाल है, चंगी लाल को टोटल कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 तरह के चाहिए। तो 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक कौन से होंगे, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फेलिन, एनालिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडिन। वहीं पे अनावश्यक क्या होंगे, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्प्राजिन, सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलिन। ये क्या होते हैं, आपके अनावश्यक होते हैं। अम्लीय, अगर आपसे पूछे कि अम्लीय अमीनो अम्ल बताओ तो एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल इत्यादि। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास, क्षारीय में लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडिन इत्यादि। ठीक है भाई। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इसको छोड़ के जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं सब के सब प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। यह प्रकाशिक असक्रिय होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। क्या होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे आप। केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जो कि प्रकाशिक असक्रिय होगा, बाकी सब प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है। पेप्टाइड बंध किसमें होता है, अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के मध्य में, यानी पेप्टाइड बंध किसके में पाया जाता है, प्रोटीन में। कौन सा होता है, CONH। इसी तरह से एक और जोड़ दो यूनिट, तो इसमें से आपका, इसमें से H, इसमें से OH बाहर निकल जाएगा, H2O बन जाएगा CONH, जो कि होगा क्या, पेप्टाइड बंध। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है ज्विटर आयन। क्या पूछा हुआ है, ज्विटर आयन या आंतरिक लवण। ज्विटर आयन या आंतरिक लवण। तो ज्विटर आयन या आंतरिक लवण क्या होते हैं, अम्लीय कार्बोक्सिलिक एवं क्षारीय अमीनो अम्ल दोनों प्रकार के समूहों की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल में द्विध्रुव संरचना पाई जाती है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो ध्यान दो,
अमीनो अम्ल में एक अमीनो अम्ल पाया जो कि कैसा होता है, क्षारीय, क्षारीय। और ये बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो अम्ल है तो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। तो क्षारीय और अम्लीय दोनों गुणों के कारण इसके अंदर द्विध्रुव संरचना पाई जाती है। और होता क्या है, इसमें यहां से प्रोटॉन का स्थानांतरण हो जाता है। प्रोटॉन का क्या हो गया है, स्थानांतरण। जब H+ का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो यहाँ का H+ इसके पास आया तो यहाँ पे आ गया माइनस, H+ इसके पास आया तो NH3 पे हो गया प्लस। समविभव बिंदु क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है तथा इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, समविभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है भाई। अगला आते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। आपके टॉपिक्स वही लिया हूं जो एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण, तो प्रोटीन को गर्म करने पर, प्रोटीन को गर्म किया जाए या इनमें अम्ल या क्षार मिलाओ, अथवा भारी धातु के लवण मिलाने पर ये नष्ट या विकृत हो जाती हैं, इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये भी कई बार पूछा हुआ। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, अगर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाए आणविक संरचना के आधार पर, तब क्या होगा, रेशेदार प्रोटीन और कणिकामय या दानेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन, कणिकामय या दानेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो ये रेखीय होते हैं, धागेनुमा होते हैं, अणुओं की बनी होती है, रेखीय धागेनुमा अणुओं की बनी होती है। जबकि कणिकामय क्या होता है, गोलाकार अणु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, गोलाकार अणु के बने होते हैं। तो रेशेदार प्रोटीन ये रेखीय धागेनुमा अणुओं की बनी होती है। इनमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध व डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण में केराटिन, अल्फा केराटिन कहाँ पे, बाल, त्वचा, नाखून, सींग, खुर इत्यादि में पाया जाता है अल्फा केराटिन। मायोसिन मांसपेशी में पाया जाएगा, कोलेजन हड्डियों में पाया जाता है, और इलास्टिन इत्यादि। कणिका में या दानेदार प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो यह गोलाकार अणु होते हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, परंतु ये बंध दुर्बल बंध होते हैं। आप सभी को पता है हाइड्रोजन बंध दुर्बल बंध। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जल में विलय होते हैं। जबकि रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। कणिका में या दानेदार प्रोटीन क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में पेप्सिन, इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन इत्यादि। ठीक, बात करते हैं प्रोटीन की संरचना की। तो प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक में सीधा सीधा, द्वितीयक में थोड़ा थोड़ा कर्व होगा, तृतीयक में ऐसे हो जाएगा, चतुर्थ में पूरा का पूरा लिपट जाएगा। तो प्राथमिक में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीयक याद रखना, द्वितीयक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड यानी बीटा लहरिया परत संरचना, बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, बीटा लहरिया परत संरचना। तो अब अल्फा हेलिक्स मॉडल ये है, ये हो गया, ये अल्फा हेलिक्स मॉडल है। अब इसके बाद ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर है। दोनों को देख लिया आपने, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, दोनों को देख लिया। इसमें हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। कौन से बंध बने होते हैं, हाइड्रोजन बंध। तृतीयक पे आते हैं। तृतीयक में हमारे पास रेशेदार और दानेदार, रेशेदार और दानेदार आते हैं। रेशेदार ऊपर बताया, दानेदार ये हो गया। फिर आते हैं चतुर्थक में। चतुर्थक में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो चतुर्थक में हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वांडरवाल बंध, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इतने प्रकार के बल इसमें लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा हूं, सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, जब अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर, अमीनो अम्ल के क्रम में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें दोष युक्त हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, और वही क्या होता है, सीकल सेल एनीमिया होता है। वही क्या होता है, सीकल सेल एनीमिया होता है।
तो यहां तक प्रोटीन का आपका हुआ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे सभी लोग, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों ये है हमारा लास्ट स्लाइड, जो कि आपका होगा क्या, बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु का सबसे अंतिम स्लाइड है ये। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं क्या इसके ऊपर, न्यूक्लिक अम्ल। क्या है न्यूक्लिक अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक डीएनए आता है, दूसरा आरएनए आता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। डीएनए में एटीजीसी होता है, एटीजीसी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। आरएनए में एयूजीसी होता है, टी की जगह पे यू हो जाता है, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। न्यूक्लिक अम्लों के घटक की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक अम्लों के घटक हमारे तीन होते हैं, एक फास्फोरिक अम्ल होता है, दूसरा पेंटोज शर्करा होता है, और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होगा। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 या फास्फेट के रूप में होगा, PO4 पे 3-। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा का मतलब ये देखो 5, एक ऐसा रिंग जिसमें 5 है, 5 मेंबर है, एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है। तो ये हो गया क्या आपका पेंटोज शुगर। इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर, और इसको हम लोग बोलते हैं 2-डीऑक्सी। 2-डीऑक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो 1 नंबर 2 नंबर, दूसरे नंबर से यहां से देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या हुआ है, गायब हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज। ठीक, तो पेंटोज शुगर दो तरह के हो गए, एक राइबोज शर्करा और दूसरा 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा पिरिमिडीन और एक होगा प्यूरिन, एक होगा प्यूरिन और दूसरा होगा पिरिमिडीन क्षार। तो पिरिमिडीन और प्यूरिन, प्यूरिन को कैसे याद करोगे, प्यूरिन को याद रखना गैप, क्या याद रखना, गैप, गैप। तो ये अगर याद होगा, एक याद हो गया, दूसरे अपने आप याद होगा, लेकिन दोनों के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। पहला करना है गैप, जी से हो गया ग्वानिन, ए से हो गया एडेनिन, पी से हो गया प्यूरिन। तो गैप याद रखना ना, इसको याद कर लेना। दूसरा इसके लिए आप याद रखोगे क्यूटी पाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्यूटी पाई, तो क्यूटी पाई, तो क्यूटी पाई, पाई से हो जाएगा क्या, पिरिमिडीन, पाई से क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन, और सी से हो जाएगा साइटोसिन, सी से हो जाएगा साइटोसिन, सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, टी से थाइमिन, और पाई से हो जाएगा पिरिमिडीन, क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन। तो ये इनको याद करने का तरीका था। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार। अगर केवल क्या क्या है, पेंटोज शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है, पेंटोज शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बोलोगे, जब पेंटोज शर्करा क्षार और फास्फेट, पेंटोज शर्करा क्षार और फास्फेट तीनों होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे तभी क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बंध पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोडाइएस्टर। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, यानी फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। बात करें आरएनए की तो आरएनए हमारे पास हो गया क्या, 3 तरह का आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये हो गया, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए ये हो गया। आरएनए में हमारे पास एयूजीसी चलेंगे, कौन कौन चलेगा, एयूजीसी चलेगा, एयूजीसी एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन एयूजीसी। जबकि डीएनए में क्या चलता है, डीएनए में चलता है एटीजीसी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन।
तो ये हो गया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये ध्यान रखना, जी और सी और ए और टी के बीच में बंद होता है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है भाई, अगला आते हैं। तो अब आरएनए भी हो गया, डीएनए भी हो गया। आते हैं द्विगुणन। अगर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण अगर पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। द्विगुणन प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन इसको बोला जाता है। तो अगर डीएनए है तो डीएनए स्वतः चेंज होके 2 अणु बनाएगा। तो अब यहां से जब डीएनए यही चेंज हो जाएगा आरएनए में, तो इसको कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब यही आरएनए अगर प्रोटीन में संश्लेषित हो जाएगा तो इसको अनुवादन कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो डेफिनेशन देख लो, वह प्रक्रिया जिसमें एक डीएनए अणु 2 समान डीएनए अणु का निर्माण करता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक डीएनए अणु 2 समान डीएनए अणु का निर्माण करता है द्विगुणन। द्विगुणन, द्वि का मतलब 2, गुणन का मतलब गुणा। द्विगुणन प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपि, अपने जैसा लिपि बना रहा है, प्रतिलिपि, रेप्लिकेशन कहते हैं। अनुलेखन क्या होगा? संदेश संचालन के लिए डीएनए द्वारा आरएनए के संश्लेषण की क्रिया। संदेश संचालन के लिए डीएनए द्वारा आरएनए के संश्लेषण की क्रिया। डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, किसके लिए? संदेश संचालन के लिए। क्या होगा? अनुलेखन होगा। क्या होगा? अनुलेखन। अनुवादन किसको बोलोगे? आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन, ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है भाई, एक पॉइंट और बचा है, जो कि बचा है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की पहली बात तो हार्मोन की परिकल्पना या शब्द किसने दिया था? विलियम बेलिस और स्टर्लिंग ने। विलियम बेलिस और स्टर्लिंग ने। हार्मोन जो शब्द बना है उसका मतलब ये होता है टू एक्साइट, यानी किसी को उत्तेजित करना। तो हार्मोन विलियम बेलिस और स्टर्लिंग ने दिया था। इन्होंने बताया क्या? वह पदार्थ जो शरीर के किसी भाग से उत्सर्जित होता है, वह पदार्थ जो शरीर के किसी भाग से उत्सर्जित होता है तथा अन्य स्थान पर किसी विशिष्ट उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है, हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हार्मोन कहलाता है। अगर अब हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो इनका वर्गीकरण आप देख लीजिए, शायद यहां से आपको विजिबल हो। एक बार कैमरा चेक कर लेने दीजिए। चलिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक, यहां बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। बात करें तो इनका वर्गीकरण 3 तरह के होंगे। 3 तरह के कौन कौन से हो गए भाई? स्टीरॉइड, दूसरा नॉन स्टीरॉइड और तीसरा क्या हो गया? अमीन। स्टीरॉइड में हमारे पास आते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्राडायोल फीमेल सेक्स हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, भी यही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल और ये दोनों क्या हो गए? फीमेल हो गए। नॉन स्टेरॉइड में आते हैं आपके क्या? इंसुलिन, पैराथार्मोन और वैसोप्रिन। और भी आते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट है पूछे वो बता रहा हूं। इंसुलिन, पैराथार्मोन और वैसोप्रिन। ठीक है भाई। एमीन वाले में आ जाएंगे थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या एपाइनफ्रिन। तो ये होते हैं एड्रेनालिन या एपाइनफ्रिन। ये होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं इनका। थायरॉक्सिन जानते ही हो, थायराइड हार्मोन से होता। ठीक, ये होगा आपका। तो वर्गीकरण में आपका स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड और अमीन। स्टेरॉइड में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन और नॉन स्टेरॉइड में इंसुलिन, पैराथार्मोन, वैसोप्रिन, ग्लूकागन और भी बहुत आते हैं। और एमीन में क्या आता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और एपाइनफ्रिन। तो ये हो गया भाई हार्मोन की भी आपका टॉपिक खत्म। यहां तक है। लिपिड आपके सिलेबस में नहीं है, तो लिपिड के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया। तो सारे टॉपिक यहां तक हो चुके हैं आपके
कवर पूरा का पूरा हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आपको ये बता दिया गया, क्या नाम है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है भाई, तो पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।